So in the first question you are given, as shown in the figure, if the child moves toward right, you have to find the displacement of the plank till the child reaches the center of the plank, और दूसरे केस में the child reaches the other end of the plank. ठीक है? So देखो इसमें हमें क्या करना होगा. एक plank है मास m1 का जिसकी total length l given है, which is placed on a smooth surface, and the child is standing on the plank having a mass m2. Now if the child will start walking towards right on the plank, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होना चाहिए, अदरवाइज चाइल्ड मूव नहीं कर पाएगा. सो फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारे चाइल्ड के ऊपर एज वेल एज प्लैंक के ऊपर लगेगा. अगर चाइल्ड टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो चाइल्ड प्लैंक के ऊपर कहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में. कहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और खुद चाइल्ड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर लगेगा? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर मैं अपना सिस्टम चाइल्ड प्लस प्लैंक को अगर मैं अपना सिस्टम मान लूँ तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स. इनिशियली मेरा पूरा सिस्टम किस पे है? रेस्ट पर है. अगर रेस्ट पर है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगने की वजह से सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या आएगी? जीरो. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी? जीरो. और अगर वेलोसिटी भी जीरो आती है तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन द सेम. हाँ या ना? पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन द सेम. सो इन दैट केस अगर हम एक लाइन एज्यूम करें, सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये हमारा रेफरेंस लाइन था, येलो कलर वाली जो है ये हमारी रेफरेंस लाइन है. इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा उसकी लोकेशन निकालो. सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितना मिलेगा? मास m2 इंटू 0 प्लस जो आपका प्लैंक है जिसका मास m1 है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो ये कितना आएगा? m1 l/2 अपॉन m1 प्लस m2. इतनी लोकेशन पे इनिशियली मेरा सेंटर ऑफ मास रहेगा. सो लेट दिस लोकेशन इज डिनोटेड बाय दिस ब्लू कलर लाइन विच विल बी समवेयर ओवर हियर. कुछ यहाँ पे आएगा. क्यों? क्योंकि आपका जो प्लैंक है, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे. m1 अपॉन m1 प्लस m2 वाला फैक्टर डेफिनेटली m1 से तो कम आएगा. मतलब आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो येलो वाली लाइन से कितनी डिस्टेंस पे आया? इतनी लाइन पर आया. दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली. Now, if the child will start walking toward the right hand side, प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन लगने की वजह से प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? टुवर्ड लेफ्ट. प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? टुवर्ड लेफ्ट. सो मान लो ये तुम्हारा प्लैंक था, इनिशियली यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे, बाद में क्या किया? टुवर्ड लेफ्ट डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा सा टुवर्ड लेफ्ट डिस्प्लेस होगा. लेकिन सेंटर ऑफ मास जो मेरी ब्लू वाली लाइन पे जो है वो सेम रहेगा, उसकी लोकेशन नहीं चेंज होने वाली. क्यों? क्योंकि सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं. सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. सो आपको प्लैंक का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो लेट अस से द प्लैंक हैव डिस्प्लेस्ड बाय दिस अमाउंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एक्स. सो डेफिनेटली प्लैंक का जो सेंटर जो है वो भी कितना अमाउंट डिस्प्लेस हुआ होगा? एक्स अमाउंट डिस्प्लेस हुआ होगा. हाँ या ना? मैं कौन से केस के लिए बोल रहा हूँ? till the child reaches the center of the plank. till the child reaches the center of the plank. अगर चाइल्ड सेंटर ऑफ द प्लैंक पे पहुंचा तो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ तक मूव किया होगा? इतना ही मूव किया होगा इन सच अ वे कि आपका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या रहे? सेम रहे. सेंटर ऑफ मास ब्लू वाली लाइन पे था. सो इनिशियल से आपका जो मूव किया प्लैंक का सेंटर ऑफ मास वो कुछ यहाँ पे आ गया होगा, और चाइल्ड कहाँ पे रहा होगा? इधर, खुद सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पे. क्योंकि जब दोनों एक ही लाइन पर आ गए, सो दोनों का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो. बात समझ में आई? सो प्लैंक का जितना मोशन जो होगा वो मोशन एक्स कितना होगा? एक्स COM के बराबर मैग्नीट्यूड में. ये बात समझ में आती है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? फर्दर सेकेंड केस की अगर हम बात करें, सो सेकेंड केस में हमारा जो चाइल्ड जो है वो दूसरे एंड पे पहुँच गया. सो लेट अस से फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, जो कौन सी है? ये इनिशियल पोजीशन थी. इस इनिशियल पोजीशन से प्लैंक इतना डिस्प्लेस हो गया. कब? जब चाइल्ड हमारा कहाँ तक आ गया? पूरे दूसरे एंड पे आ गया. दूसरे एंड पे आ गया. अब जो चाइल्ड है दूसरे एंड पे अगर आ गया, सो तुम्हारा इनिशियली जो था ये वाली लोकेशन थी सेंटर ऑफ मास की सबसे पहले वाले केस में. उसके रिस्पेक्ट में इतना अगर आपका प्लैंक आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ है x2, पहले वाले को हम x1 वैल्यू दे देते हैं, दूसरे वाले को x2 वैल्यू दी, सो ये x2 कितना इधर डिस्प्लेस होगा? x2. इन सच अ वे अगेन
कि जो हमारे प्लैंक का सेंटर ऑफ मास जो है वो और चाइल्ड इन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि अभी भी उसकी लोकेशन कहाँ पे आ रही होगी, सेम ब्लू लाइन पर। सेम कहाँ पे आ रही होगी, ब्लू लाइन पर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो इस केस में जब ये फर्दर हमारा चाइल्ड जो है पूरे दूसरे एंड पे पहुंच गया, सो प्लैंक सेकंड वाले केस के रिस्पेक्ट में फर्दर और कितना मूव किया होगा, XCOM कितना मूव किया होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर। समझ में आ रही है बात? पक्का? दोबारा सुनो, जो हमारा दूसरा केस था, मैं यहाँ पे केसेस भी डिनोट कर देता हूँ। दिस इज योर केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस वन इज केस नंबर 3। जब हम केस नंबर 1 से केस नंबर 2 पे आए तो चाइल्ड कहाँ तक मूव किया था, सेंटर ऑफ द प्लैंक तक। अब सेंटर ऑफ द प्लैंक और चाइल्ड के बीच में पहले कहीं पे लाई कर रहा था हमारा सेंटर ऑफ मास, ब्लू कलर वाली लाइन पे हमारा इनिशियली सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा था। जब चाइल्ड प्लैंक के सेंटर पे पहुंचा तो प्लैंक का जो सेंटर जो है वो किसी एक पोजीशन पे मूव किया होगा। दोनों का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ना चेंज हो, समझ में आ रही है? सो अगर चाइल्ड प्लैंक के सेंटर तक गए तो चाइल्ड प्लैंक का सेंटर और इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तीनों क्या हो देंगे, सेम लाइन पे आ देंगे। ठीक है, वो तो था हमारा केस नंबर 2। अब जो चाइल्ड है वो फर्दर सेंटर ऑफ प्लैंक से टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव किया। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैंक द चाइल्ड हैज मूव स्टिल टुवर्ड राइट हैंड साइड। सो जो हमारा प्लैंक का सेंटर है वो और लेफ्ट में मूव करेगा। ठीक है, चाइल्ड सेकंड केस के रिस्पेक्ट में थर्ड केस तक फर्दर कितना डिस्टेंस मूव किया, L/2। सो अभी तुम्हारा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन नहीं चेंज होनी चाहिए। सो जो प्लैंक है वो लेफ्ट हैंड साइड में कितना डिस्प्लेस होगा, सेकंड केस के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको हम एक दो तरीके से और भी सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे पहले देखो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर। और अगर हम x2 की वैल्यू बोलें तो वो कितना आएगा, x1 तो पहले इनिशियल लाइन से x1 तो पहले डिस्प्लेस हो चुका था, फर्दर और कितना डिस्प्लेस हो गया, x1। तो टोटल कितना डिस्प्लेस हुआ, 2x1। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में थर्ड का डिस्प्लेसमेंट, ये जो x2 जो लिखा है ये फर्स्ट के रिस्पेक्ट में थर्ड का डिस्प्लेसमेंट लिखा है। कितना टोटल डिस्प्लेस करके होगा ये, ट्वाइस ऑफ x1, मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, m1L/m1 प्लस m2। ठीक है, दूसरा मेथड देखो सेम क्वेश्चन को करने का। In this method 2, मान लो कि जो तुम्हारा प्लैंक जो है वो y डिस्टेंस से टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेस हुआ। प्लैंक जो है इनिशियली यहाँ पे था, इस पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, y डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। इट मीन्स प्लैंक का सेंटर जो इस रेड डॉटेड लाइन पे जो है, प्लैंक का सेंटर जो रेड डॉटेड लाइन पे है, ये सेंटर अगर यहाँ पे आ गया तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, y। अच्छा, मीन वाइल जो हमारा चाइल्ड है वो पहले इनिशियली येलो वाली लाइन पे था। चाइल्ड किसी पोजीशन अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी पोजीशन पे आ गया, x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। XCOM जब हम निकालते हैं तो वो कितना होता है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इन दिस केस आप बोलोगे कि सिंस आपके सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहना चाहिए, सेम, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 के बराबर। अच्छा, डेल्टा x1 क्या डिनोट करें, डेल्टा x1 को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड विल बी कैलकुलेटेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि चाइल्ड जो है वो प्लैंक के ऊपर चले और प्लैंक खुद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर गया। सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड। और ये सब किस में आएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा, हाँ या ना।
अच्छा, अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना है, एक्स, लेकिन प्लैंक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहाँ मूव कर गई, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाइल्ड का एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स माइनस वाई। चाइल्ड का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स माइनस वाई। अच्छा, और मुझे ये बताओ डेल्टा एक्स टू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कितना आएगा, माइनस वाई। कितना आएगा ये, माइनस वाई के बराबर, हाँ या ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों वैल्यूज को, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको पहली ओरिजिनल इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे, सो मास m2 चाइल्ड का मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस मास ऑफ प्लैंक मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, टोटल कितना आना चाहिए, 0। वैल्यू डालो, m2 इंटू एक्स माइनस वाई, m2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस m1 इंटू माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी आएगी, हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक निकालने हैं, तो हमें बेसिकली y को सॉल्व करना है। y को सॉल्व करो कितना आएगा, m2x माइनस m2y माइनस m1y इक्वल टू 0। सो y कितना आएगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एक्स, हाँ या ना। अच्छा, अब मुझे बताओ केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या था, चाइल्ड कहाँ तक मूव किया था, इन केस नंबर 1 चाइल्ड कहाँ तक मूव किया था, L/2 तक, सेंटर ऑफ प्लैंक तक। सो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू L/2। और सेकेंड केस में हमारा चाइल्ड कहाँ तक मूव किया था, बाय डिस्टेंस x। सो वहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, m2 L अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आई बात, पक्का। पहले केस में भी हमारे पास यही रिजल्ट आया था, ठीक है, समझ में आया दोनों, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फ्लैट कार मूव टिल द बॉल गेट्स इनटू द होल। इन द फिगर यू हैव एन इंक्लाइंड प्लेन, उसके टॉप पे एक बॉल रखी हुई है जिसका मास है m, प्लैंक कंप्लीट प्लैंक है, जो रेड कलर का हाईलाइटेड है ना, ये एक प्लैंक है, कनेक्टेड प्लैंक है, ठीक है। बॉल नीचे की तरफ रोल करी और रोल करने के बाद जब ये नीचे पहुंचेगी इधर, सो उस टाइम तक बॉल के मोशन की वजह से जो हमारा फ्लैट कार जो है वो टुवर्ड किस डायरेक्शन मूव करेगा, टुवर्ड लेफ्ट मूव करेगा, ठीक है। सो मान लो जो तुम्हारा बॉल जो है, बॉल L डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू कार टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव किए, लेकिन कार खुद टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड कितना मूव कर गई, से फॉर एग्जांपल x डिस्टेंस मूव की, कितना डिस्टेंस मूव की, x डिस्टेंस मूव किया। नाउ यू विल से सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, मास ऑफ बॉल इंटू एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस मास ऑफ कार मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉल प्लस मास ऑफ कार। ये तो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, लेकिन सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डालो वैल्यू, बॉल कार के रिस्पेक्ट में कितना मूव किया, L, लेकिन कार खुद कितना मूव कर गया टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, x। तो बॉल का एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, L माइनस एक्स। सो मास ऑफ बॉल इंटू L माइनस एक्स प्लस मास ऑफ कार इंटू माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करो, x की वैल्यू कितनी आएगी, MBL अपॉन MB प्लस MC। समझ में आया, इट मीन्स जो आपकी कार जो है वो टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस किए, इतना। डन, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे देखें। थर्ड क्वेश्चन, in this case you are given that a monkey is holding the balloon and the system is floating in air at rest due to buoyancy on balloon. Now if the monkey starts climbing the string at speed u relative to the string, then you have to find the speed with which the balloon will move. ठीक है,
डायग्राम में दिखाया हुआ एक बलून है जिसका मास m2 है और उस पर एक मंकी है जिसका मास m1 है। मंकी जो है वो ऊपर की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो उस केस में बलून नीचे कितना मूव करेगा आपको वो फाइंड आउट करना है। करो, कैसे करोगे? सेंटर ऑफ मास निकाल के वो फिक्स रहेगा। आपको वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी आपको वेलोसिटी निकालनी है विद द बलून विल मूव। गिवन कि मंकी की जो स्पीड है u, इट इज रिलेटिव टू द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के रिलेटिव में वो कितना मूव कर रहे हैं? u वेलोसिटी से। सो लेट अस अज्यूम इनिशियल मोमेंटम तो आपको पता है कितना है, क्योंकि इनिशियली वो क्या था, रेस्ट पे था। सो इनिशियल मोमेंटम पी आई कितना होगा? 0। नाउ लेट अस अज्यूम लेट बलून मूव्स डाउनवर्ड विद v। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। ठीक है। मंकी की बलून के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी थी? u। लेकिन खुद जो बलून है वो नीचे की तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहे हैं? v। सो मंकी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? u माइनस v। कितना आ जाएगा? u माइनस v। सो फाइनल मोमेंटम देखो क्या होगा। फाइनल मोमेंटम कंसिडरिंग कि अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को अपर डायरेक्शन में माने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड राइट हैंड साइड। सुनो, जो हमारा मंकी है वो u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो उसकी u वेलोसिटी है वो u रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग। ठीक है। तो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर जो है उस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि मंकी कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है? बताओ कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आएगा? जो हमारा बलून है, बलून कितनी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहे हैं? v वेलोसिटी से। मंकी कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं? u रिलेटिव से। सो फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड मंकी की वेलोसिटी उसको क्या नजर आएगी? u माइनस v। आप एक एस्केलेटर पे जा रहे हो, सुनो ये एस्केलेटर है, इस एस्केलेटर पे आप खड़े हुए हो। एस्केलेटर अगर खुद u वेलोसिटी से अगर आगे की तरफ मूव करे सो आप कितनी वेलोसिटी से आगे जाते हुए जाओगे? सेम u वेलोसिटी से। अच्छा, अगर आप खुद एस्केलेटर पे v1 वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करो, सो फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड उसको आपकी टोटल वेलोसिटी कितनी नजर आएगी? u प्लस v1। कितनी नजर आएगी? u प्लस v1। और इन केस अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी के साथ जा रहे हो, ठीक है, सो कितना दिखेगा उसको? u माइनस v2 या v2 माइनस u, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। सिमिलरली अब ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे जो मंकी था वो u रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस स्ट्रिंग को पकड़ के वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो स्ट्रिंग खुद कितनी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है? v वेलोसिटी से। जो हमने यहाँ पे v वेलोसिटी मानी है एब्सोल्यूट वेलोसिटी मानी है ब्लॉक की, बलून की विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सो मंकी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना हो जाएगा? u माइनस v इन द अपर डायरेक्शन। कौन सी ज्यादा है? मैंने बोला इन द अपर डायरेक्शन। सॉल्व करो, अगर नेगेटिव आया तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। सो फाइनल मोमेंटम किस किस का आएगा? फाइनल मोमेंटम एक तो आएगा मंकी का और एक आएगा बलून का। मंकी का फाइनल मोमेंटम कितना? मास m1 और इसकी वेलोसिटी कितनी? u माइनस v। प्लस बलून का मोमेंटम कितना है? m2 और इसकी वेलोसिटी कितनी है? माइनस v। माइनस भी लिया क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? फाइनल मोमेंटम के बराबर। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। फाइनल मोमेंटम में कितना होना चाहिए? 0। सो m1 इंटू यू माइनस वी प्लस m2 इंटू माइनस वी शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर v सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यू। ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। समझ में आया? पक्का? आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? दैट इफ A and B runs to meet each other at the center of the boat, then you have to find the displacement of the boat when they meet. Given that the mass of A is 30 kg, mass of B is 20 kg, the mass of the boat is 50 kg, and the length of the boat is 4 meter. This you may neglect any friction due to the water and boat.
वाटर और बोट के बीच में जो फ्रिक्शन जो होगा उसको नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। सो आपको निकालना क्या है, जब ए और बी बोट के सेंटर पे मिले, सो बोट कितना तब मूव किया होगा, आपको ये फाइंड आउट करना। समझ में आ रही है बात? पक्का? बताओ कैसे सोचोगे इसमें? तीनों का वो निकालेंगे, वो पता है कि कितने स्पीड से मूव कर जो हमारी बोट है उसको मैं यूनिफॉर्म बॉडी मान के ये एज्यूम कर सकता हूँ कि बोट का सेंटर ऑफ मास जो है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई किया होगा, ठीक है। कहाँ पे लाई किया होगा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। सो फ्रॉम द इनिशियल डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे रहा होगा वो? 2 मीटर पे रहा होगा। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब जब तुम्हारा ए सेंटर की तरफ जा रहे तो मुझे ये बताओ फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा ए के ऊपर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में F1, और बोट के ऊपर कहाँ पे लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में F1। सिमिलरली जब बी सेंटर की तरफ मूव कर रहे सो बी पे फ्रिक्शन फोर्स F2 लगेगा टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, और बोट पे कहाँ पे लगेगा? टुवर्ड राइट हैंड साइड F2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोट प्लस ए प्लस बी को अपना पूरा का पूरा सिस्टम एज्यूम करूँ तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन सा फोर्स हो गया? इंटरनल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी सेंटर ऑफ मास की, कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, और ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 0। बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे अब हमारे पास 3 बॉडीज का आ गया। जनरल फॉर्मूला आप क्या लिखते? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये सारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मान लो कि जो आपकी इनिशियल पोजीशन है वहाँ से फाइनली आप मूव करके इस ब्लू वाली लाइन तक तुम्हारी जो बोट है वो डिस्प्लेस हुई। बोट कहाँ तक डिस्प्लेस हुई? इस ब्लू वाली लाइन के अलाउंग। कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई? x डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई, ठीक है। सो अब जो तुम्हारा सेंटर है, पहले बोट का सेंटर कहाँ पे था? इस वाइट वाले पॉइंट पे। अब बोट का सेंटर कहाँ पे आ गया? नीचे इस वाइट वाले पॉइंट पे। तो मुझे ये बताओ जो तुम्हारा बॉय ए है उसने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा? एब्सोल्यूट डिस्टेंस बोट का L/2, लेकिन बोट खुद कितना मूव कर गई? x। तो ए का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? L/2 माइनस x। कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका? L/2 माइनस x। बी का डिस्प्लेसमेंट बताओ। बी ने x L/2 डिस्टेंस तो ऑलरेडी चलना ही था, लेकिन टोटल कितना चल गया वो? L/2 प्लस x, और बोट खुद कितना मूव की? x डिस्टेंस, ठीक है। साथ में एरो की डायरेक्शन देखो, एरो की डायरेक्शन जो है वो हमें बताती है कि किस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुए। टुवर्ड राइट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेसमेंट हुए, ठीक है। सो पुटिंग इन द फॉर्मूला यू मे राइट सिंस डेल्टा XCOM should be equal to 0, so mass of A into displacement of A किस डायरेक्शन में? टुवर्ड राइट हैंड साइड। तो क्या उसको एज्यूम कर लेंगे? पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे? L/2 माइनस x प्लस ये तो आई पहली क्वांटिटी m2 मान लेते हैं b है। सो मास ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय b का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? L/2 प्लस x, लेकिन किस डायरेक्शन में? टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने उसको क्या लिख लिया? L/2 प्लस x विद अ नेगेटिव साइन, प्लस थर्ड बॉडी कौन सी है? बोट ले लेते हैं। तो बोट को मैं c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या कार बोल लो इसको आप। mc मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स, कितना लिखेंगे? x, और इसके साथ साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाना जरूरी है। नेगेटिव साइन का समझ में आया? नेगेटिव साइन हमने लगाया क्यों है? पक्की बात। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ आपका कितना आएगा। ये टोटल कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। वैल्यूज पुट करो। मास ऑफ ए इज हाउ मच? 30 kg। प्लैंक की लेंथ कितनी है? 4, सो 4/2 विल बी 2 माइनस x माइनस मास ऑफ बी इज 20 kg इंटू 2 प्लस x। मास ऑफ कार सी, कार या बोट कितना है? 50, और नेगेटिव साइन की वजह से माइनस 50x शुड बी इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 60 माइनस 30x माइनस 40 माइनस 20x माइनस 50x शुड बी इक्वल टू 0। सो टोटल कितना हो जाएगा ये? x इज इक्वल टू 20/100 मीन्स 0.2 मीटर।
तो बोट जो है वो टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड कितना डिस्प्लेस होगी 0.2 मीटर। अगर आप बोट का डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड राइट हैंड साइड मांगते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करके देखना उससे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े। अगला देखो, a flat car of mass m2 is at rest on a frictionless floor with a child of mass m1 standing at its edge. The child jumps off the car towards right with an initial velocity u with respect to car. Then you have to find the velocity of car after its jump. ठीक है, गिवन की ये वाला जो कॉन्टैक्ट जो है ये क्या है, स्मूथ। ठीक है, और साथ में कह दिया कि m1 u रिलेटिव वेलोसिटी के साथ प्लैंक के ऊपर जंप किया। u रिलेटिव क्यों? क्योंकि इसने लिख के दिया है मुझे, जंप्स ऑफ द कार विद एन इनिशियल वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू कार। तो u रिलेटिव वेलोसिटी के साथ दिया है। मान लो जब कार जो चाइल्ड है जब वो टुवर्ड राइट हैंड साइड जंप करेगा तो बताओ जो तुम्हारा प्लैंक है उस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और चाइल्ड के ऊपर कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगेन चाइल्ड प्लस प्लैंक सिस्टम को अगर मैं अपना सिस्टम मान लूँ तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, इंटरनल फोर्स। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया इंटरनल फोर्स है। जो तुम्हारा प्लैंक है, प्लैंक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से किस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखेगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। किस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रख रहे हैं, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो मान लो वो v वेलोसिटी के साथ टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड में जो तुम्हारा कार है, फ्लैट कार, वो पीछे की तरफ गई। सो इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ, इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, सो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0। फाइनल मोमेंटम बताओ, फाइनल मोमेंटम सबसे पहले तो आएगा चाइल्ड का, मास m1, u रिलेटिव के साथ वो जंप किया था, लेकिन जिस सरफेस से जंप किया वो सरफेस की खुद की वेलोसिटी कितनी है, v। सो उसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी मिली, u माइनस वी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी उसको कितनी मिली, u माइनस वी। किस डायरेक्शन में, टुवर्ड राइट हैंड साइड। तो इसको हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव। प्लस प्लैंक का मास m2 और उसकी वेलोसिटी कितनी है, माइनस वी। माइनस साइन क्यों लगाया m2 के साथ, क्योंकि उसकी वेलोसिटी टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, नो सेंस मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। सो आप क्या बोलोगे, p इनिशियल शुड बी इक्वल टू p फाइनल। सॉल्व करोगे सो m1 u माइनस वी माइनस m2 इंटू वी शुड बी इक्वल टू 0। सो बताओ वेलोसिटी v कितनी आएगी, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यू। समझ में आई बात, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यू। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या दिया कि इनिशियली जो प्लैंक जो है ना वो खुद v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इनिशियली प्लैंक खुद v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और चाइल्ड उस पर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, हैविंग मास m1 एंड m2 एंड ही जंप्स ऑफ विद द वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू द कार। ठीक है, अगेन एज्यूमिंग कि जो हमारा प्लैंक और ग्राउंड के बीच में जो सरफेस जो है वो क्या है, स्मूथ, और चाइल्ड जो जंप किया वो u रिलेटिव वेलोसिटी के साथ जंप किया। अब मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम हमारे सिस्टम का क्या है, चाइल्ड प्लस प्लैंक सिस्टम इनिशियली खुद v1 वेलोसिटी से टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं। तो हम उसको क्या लिख लेंगे, m1 प्लस m2 इंटू v1। अब जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा ड्यूरिंग जंप, मैन के ऊपर कहाँ पे लगेगा, टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, और प्लैंक के ऊपर कहाँ लगेगा, टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। चाइल्ड प्लस प्लैंक का अगर मैं कंप्लीट बॉडी को अगर अपना सिस्टम एज्यूम करूँ, फ्रिक्शन फोर्स दोबारा क्या हो गया, इंटरनल फोर्स, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। या फिर ये बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब बताओ जब ये जंप किया उस इंस्टेंट पे हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो प्लैंक है वो v1 वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। अब मुझे नहीं पता कि प्लैंक मेरा किस डायरेक्शन में जाएगा। आई एम एज्यूमिंग दैट द प्लैंक इज मूविंग टुवर्ड राइट हैंड साइड विद द वेलोसिटी v2 आफ्टर जंप। v2 क्या है, आफ्टर जंप वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। v2 कहाँ पे आई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आई। मुझे डायरेक्शन नहीं पता, मैं सॉल्व करूंगा, पॉजिटिव आएगा तो मेरी डायरेक्शन जो एज्यूम डायरेक्शन है वो करेक्ट है, अदरवाइज गलत है। बताओ फाइनल मोमेंटम कितना लिखेंगे, चाइल्ड के लिए m1 और इसको वेलोसिटी कितनी मिली, u प्लस v2 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्लस मास ऑफ प्लैंक m2 और इसकी वेलोसिटी कितनी, v2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत,
नहीं, अब बताओ, सिंस मोमेंटम जो होगा वो क्या रहना चाहिए, कंजर्व, तो तुम क्या बोलोगे, फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इनिशियल के बराबर होना चाहिए, वैल्यू पुट करो, सो m1 इंटू यू प्लस v2 प्लस m2 इंटू v2 शुड बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। सॉल्व करो तो बताओ v2 की वैल्यू कितनी आ रही है, m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस m1 इंटू u होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करके मैग्नीट्यूड देख लेना, अगर मैग्नीट्यूड तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा होगा तो एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है, मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो एज्यूम डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में एब्सोल्यूट मोशन होगा। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोज टू ब्लॉक्स ऑफ masses 5 kg and 2 kg placed on a frictionless surface and connected with a spring. An external kick gives a velocity of 14 meter per second to the heavier block in the direction of the lighter one. आपने क्या किया, इसको एक तरीके से एक वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, जो हैवियर वाला ब्लॉक है उसको एक वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी। कितनी वेलोसिटी दी थी आपने उसको, 14 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू डिड्यूस द वेलोसिटी गेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, पहला, और दूसरा क्या, द सेपरेट वेलोसिटीज ऑफ द टू ब्लॉक इन द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स जस्ट आफ्टर द किक। बताओ क्या करोगे इसमें, सेंटर ऑफ मास ले लेंगे बीच में से और उसका एक्स डिस्टेंस आगे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ मेरी 5 kg वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, 14 मीटर पर सेकेंड, और जो मेरा 2 kg वाला ब्लॉक है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है। सो सबसे पहले अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो कितना होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। पहले ब्लॉक का मास कितना 5, उसकी वेलोसिटी कितनी 14, दूसरे ब्लॉक का मास 2 लेकिन उनकी वेलोसिटी कितनी 0 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 कितना आएगा ये 5 इंटू 14 अपॉन 7 दैट विल कम आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। सो जब आपने 5 kg वाले ब्लॉक को 14 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, सो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आई, 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो है आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला, दैट यू हैव टू फाइंड द सेपरेट वेलोसिटीज ऑफ द टू ब्लॉक इन द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स। कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको निकालने हैं, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट में। ठीक है। सो लेटर से आपका जो पूरा सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास कुछ इस ग्रीन वाले पॉइंट पर है, सेंटर ऑफ मास इस ग्रीन वाले पॉइंट पर है। नाउ एज्यूमिंग कि हमारा सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट की जब हम बात करते हैं तो हमने सेंटर ऑफ मास को क्या मान लिया, स्टेशनरी। सेंटर ऑफ मास को ही हमने क्या मान लिया, स्टेशनरी। उसके रिस्पेक्ट में अब ब्लॉक का मोशन होगा, उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक्स का मोशन होगा ना। तो बताओ सेपरेट वेलोसिटीज आप सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट में कैसे निकालोगे, उधर मान लेंगे कि वो एक्स डिस्टेंस उधर गया, एक्स डिस्टेंस उधर गया वहाँ से सेंटर ऑफ मास। आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है, जब आपने सेंटर ऑफ मास को ही फिक्स कर दिया सो इट मीन्स कि दोनों ब्लॉक्स पे तो उनको relative सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गई। यही तो मतलब हुआ ना, अगर सेंटर ऑफ मास 10 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव करे, तो उसकी 4 होगी और उसकी हाँ 10 अगर सेंटर ऑफ मास Okay. पहले किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, टुवर्ड राइट हैंड साइड, आपने सेंटर ऑफ मास को अगर फिक्स कर दिया तो दोनों ब्लॉक्स के पे 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड लगा दो, हाँ या ना। ठीक है। सो आप लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं v1 डैश की बात करूं, v1 डैश मतलब 5 kg वाला ब्लॉक, उसकी वेलोसिटी को कितना लिखोगे, 14 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड राइट हैंड साइड थी, लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। क्यों, क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो उसको वेलोसिटी कितनी मिली, 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड राइट हैंड साइड। और जो हमारा 2 kg वाला ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी को अगर मैं v2 डैश लिखूँ तो इनिशियली कितनी थी, 0 मिल अलग से कितनी मिल गई, -10। सो एब्सोल्यूट कितनी आई, -10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड राइट हैंड साइड, और यू में राइट 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आई बात, पक्का पक्का। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकंड उस तरफ नहीं होगी, जैसे और हमने इसको सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी कर दी तो इस तरफ नहीं लगाएंगे,
नहीं, सेंटर ऑफ मास की को अच्छा। जैसे ही आपने स्टॉप किया तो सभी ब्लॉक्स पे, सभी बॉडी पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको वेलोसिटी मिलेगी। हाँ तो अच्छा। ठीक है, अगला देखो क्या बोला इसमें, टू ब्लॉक्स ऑफ masses m1 and m2 are connected by a weightless spring of stiffness k which rests on a smooth horizontal plane as shown in the figure. Block 2 is shifted a small distance x toward the left. पहले आपने इसको कहाँ डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, तो ब्लॉक कहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस वाली पोजीशन पे आ गया, जिसकी वजह से जो आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या हो गई होगी, कंप्रेस हो गई होगी। साथ में ऐसा करते हैं, नीचे डायग्राम बना लेते हैं। तो जो आपका ब्लॉक है M2, ये रेड कलर वाला, ये ब्लॉक आपने कंप्रेस करके या टुवर्ड एक्स डिस्प्लेस कर दिया इसको। M1 जो है पिंक कलर वाला, ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही है, जिसकी वजह से ब्लू कलर की मेरी स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो गई। ठीक है, स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई ये बताओ, X। जितने डिस्टेंस आपका M2 डिस्प्लेस हुए, हाँ है ना, जितने डिस्टेंस से M2 डिस्प्लेस हुआ है उतनी ही तो स्प्रिंग कंप्रेस हुई ना। साथ में क्या है, जो मेरा सिस्टम जो है ना M1, वो ब्लॉक वॉल के साथ कांटेक्ट में, जैसे ही आपकी स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ये दोनों ब्लॉक्स के ऊपर क्या लगाना शुरू करेगी, स्प्रिंग फोर्स लगाना शुरू करेगी। क्यों लगाना शुरू करेगी, क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हो गई, तो वापस इलोंगेट होने की टेंडेंसी रखेगी, वापस इलोंगेट होने की टेंडेंसी रखेगी, तो वो दोनों ब्लॉक्स पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी ये बताओ। अगर मैं M1 का FBD बनाऊं, सो M1 के ऊपर स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। और अगर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सो उसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे लगेगा, टुवर्ड राइट हैंड साइड। और ये स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, kx, कितना मैग्नीट्यूड होगा, kx। ठीक है, इसकी वजह से ये बताओ मास M2 की टेंडेंसी कहाँ होगी मोशन की, टुवर्ड राइट हैंड साइड। आपने क्वेश्चन में इसने दिया कि ब्लॉक 2 को आपने x डिस्टेंस से टुवर्ड लेफ्ट शिफ्ट किया, और इसके बाद आपने क्या कर दिया, सिस्टम को रिलीज कर दिया। फोर्स लगा के जैसे ही रिलीज करोगे, फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, स्प्रिंग के अंदर अपनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ोगे, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आने की टेंडेंसी रखेगी, जिसकी वजह से वो M2 को टुवर्ड राइट हैंड साइड डिस्प्लेस करवाएगी और M1 को टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेस करवाएगी। M1 तो डिस्प्लेस होगा नहीं, क्योंकि उसके साथ में क्या है, वॉल की वजह से वो डिस्प्लेस तो होगा नहीं, तो M2 टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव करना स्टार्ट करेगी। वो इंस्टेंट जब दोबारा अपनी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गई, वो इंस्टेंट जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गई, तब हमारे मास M2 की जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को अगर मैं V2 लिखूं, सो वेलोसिटी V2 कितना होगा, स्प्रिंग ने कितनी एनर्जी स्टोर कर ली थी अपने अंदर, हाफ kx², जो किस में कन्वर्ट हुई, ब्लॉक M2 की वेलोसिटी में, सो हाफ M2 V2²। सो यहाँ से आपको वेलोसिटी V2 कब मिलेगी, जब स्प्रिंग हैज अटेन्ड इट्स नेचुरल लेंथ। जब स्प्रिंग ने अपनी नेचुरल लेंथ अटेन कर ली होगी, सो उस इंस्टेंट पे, उस टाइम पे आपके सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, क्योंकि कहीं फ्रिक्शन तो है नहीं। सो हमने उसके लिए इक्वेशन क्या लिख ली, हाफ kx² इक्वल टू हाफ M2 V2²। नाउ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम आफ्टर ब्लॉक 1 ब्रेक्स ऑफ द वॉल। बताओ, यहाँ तक तो हमें क्या पता चल गया, जब तक हमारा सिस्टम क्या था, कंप्रेस था। इसके बाद क्या होगा, आपको निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम आफ्टर ब्लॉक 1 ब्रेक्स ऑफ द वॉल। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं अपना सिस्टम, इस पूरे को अगर मैं अपना सिस्टम मान लूँ, सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, स्प्रिंग फोर्स जो है वो तो इंटरनल फोर्स हो गया। अगर स्प्रिंग फोर्स इंटरनल फोर्स हो गया, सो सिस्टम के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहना चाहिए, सेम। हर केस में क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे ही आपने स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ा, सो इस इंस्टेंट में मैं ये मान सकता हूँ कि जो मेरे ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई होगी, V2 वेलोसिटी आई होगी, जहाँ पे V2 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, उसकी भी सेम ही होगी फिर। V2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ k/m
इंटू एक्स, के बाई एम टू इंटू एक्स। अच्छा, अब मेरे सेंटर ऑफ मास की अगर मैं वेलोसिटी निकालूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये कितना आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। और हमेशा सेंटर ऑफ मेरी सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारा जो भी ब्लॉक है, वो कांटेक्ट में था वॉल के या नहीं था, या कितना डिस्टेंस मूव कर चुका था, उसके ऊपर तो अब कोई फर्क नहीं पड़ा, हमेशा उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, सेम वैल्यू पुट करो। एट द इंस्टेंट व्हेन अगेन द स्प्रिंग हैव रीगेन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, उस इंस्टेंट पे m1 की वेलोसिटी कितनी है, 0। उस इंस्टेंट पे m1 की वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0। लेकिन m2 की वेलोसिटी कितनी है, v2। सो v1 को कितना पुट करोगे, 0, और v2 का जो हमें मैग्नीट्यूड मिले, सो वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू अंडर रूट ऑफ k अपॉन m2 इंटू एक्स। ये आएगी आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। समझ में आई बात? सर लेकिन उसने तो कहा है कि वो बॉल को ब्रेक कर दी तो उसकी भी तो वेलोसिटी होगी। एट द इंस्टेंट you have to find the velocity of center of mass of the system after block 1 breaks off the wall। वॉल से ब्रेक करने के बाद क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो वही रहेगी ना, सिर्फ और सिर्फ होगा इतना कि जैसे ही m1 अपने वेलोसिटी को ब्रेक ऑफ करेगा, वो स्प्रिंग को दोबारा क्या करना शुरू कर देगा, कंप्रेस करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से ब्लॉक m2 पे स्प्रिंग फोर्स दोबारा कहाँ पे लगना शुरू होगा, टुवर्ड राइट हैंड साइड, और ब्लॉक m1 पे कहाँ लगना शुरू होगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। वेलोसिटीज आपस में अपने आप को किस इस तरीके से रीएडजस्ट कर लेगी, वेलोसिटी एज वेल एज एनर्जी, कि आपके सेंटर ऑफ मास की हमेशा वेलोसिटी कितनी आएगी, इतनी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं चेंज होने वाली, तो सेम ही है। वो हमेशा सेम रहेगी। ब्लॉक्स की खुद की एनर्जीज वो चेंज हो जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। समझ में आ गई बात? पक्का? हाँ, तो मैं इंस्टेंट को निकाल दे तो सेम ही रहेगा। मैंने उस इंस्टेंट पे निकाली क्योंकि मेरे लिए है ना वो वाली वेलोसिटी फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, जब स्प्रिंग ने अपनी नेचुरल लेंथ वापस रिगेन करी हो। मेरे लिए वो वाली वेलोसिटी निकालना ईजी था, उस वेलोसिटी की बेसिस पे मैंने अपनी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट किया। समझ में आई बात? पक्का? अगला क्वेश्चन देखो। In this question, you are given that for the system shown in the figure, where two blocks M1 and M2 are kept on a smooth surface, a spring having a spring constant K and having a natural length L0 is given. You are applying an external force F on the block of mass M1. Then you have to find the maximum and minimum separation between the two blocks. ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम सेपरेशन दोनों निकालना है। बताओ, जब तुम ब्लॉक M1 पे एक्सटर्नल फोर्स F लगाओगे, सो M1 का मोशन किस तरफ होगा, टुवर्ड राइट हैंड साइड। M2 अपनी इनर्शिया की वजह से इनिशियली क्या रहेगा, अपनी पोजीशन पे रहेगा, तो स्प्रिंग जो है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, एलोंगेट होना शुरू होगी। स्प्रिंग जैसे जैसे एलोंगेट होगी, वो दोनों ब्लॉक्स के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, सो दैट द स्प्रिंग विल रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ L0। उसकी वजह से ब्लॉक M1 के ऊपर स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे लगेगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, और M2 पे कहाँ लगेगा, टुवर्ड राइट हैंड साइड। सो M2 का मोशन किस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, टुवर्ड राइट हैंड साइड, और M1 का मोशन अभी भी टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ही हो रहा होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, मुझे ये बताओ कि मिनिमम सेपरेशन ऑफ द ब्लॉक आपको कब मिलेगा। जो गिवन लेंथ L0 है वही आपका मिनिमम सेपरेशन होगा, बिकॉज इस केस में M2 के पास कोई ओरिजिनल वेलोसिटी तो है नहीं जिसकी वजह से वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर पाए। कभी स्प्रिंग कंप्रेस होगी तभी तो आपका सिस्टम क्या होगा, दोनों ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस कम होगा, लेकिन स्प्रिंग कभी कंप्रेस होगी नहीं इस केस में। सो सीधा सीधा पहले पार्ट का तो आंसर यही आ जाएगा कि मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल बी इक्वल टू L0। मिनिमम सेपरेशन तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं मैक्सिमम सेपरेशन के लिए। फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा। हाँ, फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा ना वो। नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, वो भी सेम ही होगा। स्मूथ सरफेस, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। स्मूथ सरफेस है तो हमें निकालना है। मान लो एट द केस ऑफ द मैक्सिमम सेपरेशन, एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम सेपरेशन, अब हम ये केस एक्सेलरेशन पे 2 कर रहे हैं ना फोर्स भी। टू कैलकुलेट द मैक्सिमम सेपरेशन। मुझे ये बताओ, अगर मैं ब्लॉक M1, M2 और स्प्रिंग को अपना पूरा पूरा सिस्टम मानूं, किस किस को, ब्लॉक M1, M2 और स्प्रिंग, तो इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। पूरे सिस्टम का मास कितना है, M1 plus M2। So we already know that the acceleration of center of mass will be given by the net external force acting on the system divided by total mass of the system।
तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना निकलेगा, एफ अपॉन m1 प्लस m2, कहाँ पे, राइट टुवर्ड राइट हैंड साइड, टुवर्ड राइट हैंड साइड लगा। तो मान लो जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है वो इस ब्लू वाली लाइन पे, और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, इतनी। विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स, विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स, मतलब मैंने अपने सेंटर ऑफ मास को क्या कर दिया, उसी वक्त फिक्स कर दिया। सेंटर ऑफ मास की खुद की अगर एक्सेलरेशन ए टुवर्ड राइट हैंड साइड थी, तो दोनों ब्लॉक्स पे एक्सेलरेशन ए टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड लगना शुरू हो जाएगी। एक तरीके से एक स्यूडो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, एक स्यूडो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उस स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन बताओ सबसे पहले तो। जो m1 वाला ब्लॉक है उस पर कहाँ पे लगेगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, और जो m2 वाला ब्लॉक है उस पर भी कहाँ लगेगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। मैग्नीट्यूड बताओ स्यूडो फोर्स का क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी। अगर मैं ब्लॉक m2 की बात करूँ तो उस पर उसका मास कितना है, m2, और एक्सेलरेशन कितनी, a com। सिमिलरली m1 वाला ब्लॉक, उसका मास m1 और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कितना, a com, ठीक है। अगर ब्लॉक m2 के ऊपर स्यूडो फोर्स टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, स्यूडो फोर्स टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे। मान लो जो m2 का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड वो हुआ है x2, कितना हुआ, x2। जो मेरा ब्लॉक m1 है उसके ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है F टुवर्ड राइट हैंड साइड, दूसरा फोर्स लग रहा है m1 a com, स्यूडो फोर्स टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। नेट फोर्स मैं मान लेता हूँ टुवर्ड राइट हैंड साइड लग रहा होगा, सो m1 का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x1 टुवर्ड राइट हैंड साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस केस में तुम्हारी स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो गई, x1 टुवर्ड राइट हैंड साइड से और x2 टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड से, तो स्प्रिंग का टोटल स्ट्रेच कितना आया, टोटल एलोंगेशन या स्ट्रेच की बात करूं ऑफ स्प्रिंग कितना आ गया, x1 प्लस x2, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग बताओ कितनी आएगी, हाफ के x1 प्लस x2 टू द होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ, जो ब्लॉक m2 है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के अंडर ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कुछ वर्क हुआ होगा। सिमिलरली जो मेरा ब्लॉक m1 है उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं और ब्लॉक m1 का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका कुछ वर्क हुआ होगा। टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए। इट मीन्स फोर्सेस की वजह से वर्क जो आया है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन द केस ऑफ मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन के केस में जो तुम्हारी ब्लॉक्स हैं, जो तुम्हारे ब्लॉक्स हैं उसकी बात की जा रही है, ठीक है। सो मुझे बताओ वर्क कितना होगा, वर्क की इक्वेशन लिखो। अगर मैं ब्लॉक m2 की बात करूं तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, m2 इंटू a com, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इससे एनर्जी क्या होगी, सप्लाई होगी। सो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे, m2 इंटू a com मल्टीप्लाइड बाई x2। ये तो लिखा ब्लॉक m2 के लिए। ब्लॉक m1 के लिए बताओ फोर्स कितना लगा, f माइनस m1 a com मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस x1। दिस इज द नेट वर्क डन। अब जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग और नेट वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इक्वल। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 किसके बराबर होनी चाहिए, इक्वेशन 2 के। सो इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करो। m2 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज f अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस f माइनस m1 इंटू m2 f अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x1 शुड बी इक्वल टू हाफ k टाइम्स x1 प्लस x2 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करो। सो m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू f इंटू x2 प्लस m1 प्लस m2 माइनस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू f x1 शुड बी इक्वल टू हाफ k टाइम्स x1 प्लस x2 टू द होल स्क्वायर। हाँ
हमें x1 और x2 निकालना है और एक ही इक्वेशन कैसे होगा, दो इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करो। सो फर्दर जब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई करोगे ना, तीन वेरिएबल है हमारे आ पास। जाएंगे। क्या बोल रहे हो? 3 वेरिएबल्स जो आएंगे उसमें से काफ़ी सारी वैल्यूज जो हैं आपकी वो कैंसिल आउट भी हो जाएंगी। वो तो ठीक है सर, कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी? फिलहाल तो एक भी नहीं हो रही है क्योंकि सर वहाँ पे m2 x2 आ रहा है, वहाँ पे m1 m2 x1 आ रहा है और m1 प्लस m2 x1 आ रहा है। चलो 1 सेकेंड। सॉरी, दिस टर्म इज नॉट देयर। ये वाली टर्म देखो, मैंने एक टर्म गलत लिखी। f की जगह लिखना m1 को क्या लिखोगे? m1 और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? f अपॉन m1 प्लस m2। सो ये वाली टर्म नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन कौन सी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो रही हैं। m1 माइनस m1 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो f m2 और वो वहाँ पे आ प्लस जाएगा। m2 कॉमन क्या? आ गया। ठीक है। अब देखो क्या लिखोगे आप इसको? m2 x1 प्लस x2 m2 f x2 प्लस m2 f x1 अपॉन m1 प्लस m2 शुड बी इक्वल टू हाफ k x1 प्लस x2 to the whole तो ये square। कट जाएगा। अब यहाँ से m2f न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 शुड बी इक्वल टू हाफ k टाइम्स x1 प्लस x2 टू द होल स्क्वायर। और आपके पास x1 प्लस x2 एक स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपको टोटल मैक्सिमम सेपरेशन निकालना था। मैक्सिमम सेपरेशन कितना है बोलो? x1 प्लस x2 Two. हाँ, 2 मैक्सिमम सेपरेशन कितना है? 2m2 सबसे पहले तो यहाँ से x1 प्लस x2 की वैल्यू निकाल लो। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2m2f 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू f बाई k बाय के बाय k। अब इसमें l0 प्लस कर दो, और मैक्सिमम सेपरेशन कितना आएगा? l0 प्लस कर दो। L0 इसमें क्या? इतना ही नहीं होगा। अच्छा और नहीं, प्लस l0 ये तो हो जाएगा। elongation है ना। ये तो इलोंगेशन है, तो हाँ। आपका मैक्सिमम सेपरेशन कितना आएगा? l0 प्लस x1 प्लस x2 मैक्सिमम सेपरेशन डेल्टा x मैक्सिमम विल कम आउट टू बी x1